एक इफेक्टिव मैनेजर के लिए बुनियादी तौर पर 3 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स एंड ह्यूमन स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स आर द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जो भी उसकी डोमेन है उसका रिस्पेक्टिव नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजीनियर एक अच्छा इंजीनियर नहीं हो सकता अगर उसको इंजीनियरिंग का नॉलेज ना हो। एक डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता अगर उसको मेडिसिन या मेडिकल साइंसेज का नॉलेज ना हो। और इसी तरह से एक टीचर अगर उसकी सब्जेक्ट पे ग्रिप नहीं है तो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। जैसे कि उसको फाइनेंस या मार्केटिंग या मैथमेटिक्स या साइकोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी है कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आर द स्किल्स अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी और द क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि बहुत से प्रॉब्लम्स आउट ऑफ द ब्लू हो जाते हैं, तो नॉन रूटीन इश्यूज़ के लिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का होना ज़रूरी है। Then the third one is the human skills, which is about the interpersonal skills. यानी कि एक मैनेजर के लिए इमोशनली इंटेलिजेंट होना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड निगोशिएशन, तो ये सब चीज़ें ह्यूमन स्किल्स में आ जाती हैं। यानी एक मैनेजर की सोशल स्किल्स होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होगा कि लोग बहुत से मैनेजर्स के बारे में बात करते हैं कि ही इज़ क्वाइट कॉम्पिटेंट, लेकिन वो अच्छा मैनेजर नहीं है। तो बात की फहम यही है कि वो सोशल स्किल्स या इंटरपर्सनल स्किल्स में लैक करता है। लेकिन हम ह्यूमन स्किल्स में बात करेंगे आज कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, विच इज़ आई गेस एट द टॉप ऑफ द लाइन। तो मेरा नाम है अदनान रियाज। जब हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में कुछ वर्ड्स फ्लैश होते हैं, जैसे अ क्लैश, अ टसल, अ रिफ्ट, अ डिफरेंस, इनकम्पैटिबिलिटी, इनकंसिस्टेंसी, अ डिसएग्रीमेंट। और बात खासी हद तक ठीक भी है, क्योंकि व्हेन यू आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट सो यू आर इन अ डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंस ऑफ द आइडिया। कॉन्फ्लिक्ट की अगर टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें तो आई विल बी इन अ कॉन्फ्लिक्ट when I'll perceive someone has affected or is about to affect something which is important to me. अब something important can be tangible or intangible factors. Tangible में हमारे assets आ जाते हैं, हमारी property आ जाती है, और इसी तरह से intangible में it can be my opinion और it can be my reputation और my respect. Conflict management और conflict ये मुख्तलिफ stages से evolve हुआ। इसकी पहली स्टेज, जिसको हम ट्रेडिशनल व्यू और ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इसमें ख्याल ये किया जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ वेरी वेरी बैड एंड वन शुड अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। और ये व्यू 1930 से 1940s तक रहा, और ये कोशिश होती थी कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही ना हो, किसी वजह से हो ही ना, और दूसरा अगर है तो इसको एड्रेस किया जाए, इसको रिजॉल्व कर दिया जाए। और यकीनन अगर ऐसी थॉट्स हों तो कोशिश ये की जाती है कि हम इसकी लेफ़्ट साइड पर देखें, यानी कि उसके कॉजेज़ या एंटीसीडेंट्स को देखा जाए। और कॉजेज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे बड़ा कॉज कम्युनिकेशन का होता है कि किसी ने क्या बात कही और उसका अंदाज़े बयां क्या था। और कम्युनिकेशन के बाद जो दूसरा बड़ा एलिमेंट है वो ट्रस्ट डेफिसिट जिस एनवायरनमेंट में हो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ही नेचुरल है। और इसी तरह से अगर तो कोई मैनेजर वो ज़्यादा रिसेप्टिव नहीं है टुवर्ड्स द नीड ऑफ द एम्प्लॉय, तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनती है। तो इन कॉजेज़ को एड्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में इस चीज़ का एहसास हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट करना नामुमकिन है। यानी मैं भी 1 मिनट के लिए ये सोचूं कि मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ, मैं जिस सोसाइटी में हूँ, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, एक हारमोनियस सा एनवायरनमेंट हो जाए, ना कॉन्फ्लिक्ट है और ना हो वहाँ पर, तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा, इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ इवन गुड। कुछ सिचुएशंस में कॉन्फ्लिक्ट अच्छी साबित भी होती है जब हम कॉन्फ्लिक्ट को एज अ कंपटीशन देखें कि मेरी जिसके साथ कॉन्फ्लिक्ट है एंड इफ़ आई टेक इट एज अ कंपटीशन तो मैं शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकूँगा। जब ये एहसास शिद्दत इख्तियार करता गया कि कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड और कॉन्फ्लिक्ट कैन इवन बी गुड,
तो फिर ये देखा गया कि वो कौन सी कॉन्फ्लिक्ट बेहतर है, किस सिचुएशन में बेहतर है और किस हद तक बेहतर है। और इस वजह से जो दूसरा व्यू इवॉल्व हुआ विच इज़ कॉल्ड द ह्यूमन रिलेशंस व्यू, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स देखी गई, सिचुएशंस और इंटेंसिटी पर गौर किया गया। सो ब्रॉडली वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट: द टास्क कॉन्फ्लिक्ट, प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट, relationship conflict and the value conflict. Task conflict is about the conflict over the goal or the purpose. What to do can be a source of the conflict. And then we have the process conflict, which is also called the procedural conflict. So it means how to do. And then we have the relationship conflict, which may be about the personality clashes, the preferences of the person. And then we have the value conflict, and the value conflict is about the conflict over the basic beliefs or the deeply held beliefs of the person. अगर हम टास्क कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि इट्स अबाउट व्हाट टू डू, द पर्पस और द गोल। एक ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में हो सकता है कि मैं एक हायरिंग प्रोसेस से गुजर रहा हूँ एज अ मैनेजर, और मेरे साथ मेरे कुछ पीयर्स भी हैं, और एज अ HR मैनेजर जब हम हायरिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो हमारे पास 2 स्ट्रेटजी होती है, ईदर टू गो टू बाय और टू बिल्ड। बाय का मतलब है मैं ये चाहता हूँ कि कॉम्पिटेंट बंदा हायर कर लूँ जिसको इतना ट्रेन ना करना पड़े और वो आते साथ ही कुछ अर्से में प्रोडक्टिव हो जाए। और दूसरी तरफ मेरी ये भी कोशिश हो सकती है कि मैं चले बिल्ड की तरफ जाता हूँ, एक रॉ बंदा जैसे MTO, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, उसको हायर कर लेते हैं और कुछ अर्से के बाद वो ट्रेन हो जाएगा, लेकिन यकीनन शुरू में मुझे उसको पे कम करना पड़ेगा। और अगर मैं किसी कॉम्पिटेंट बंदे की तरफ जा रहा हूँ विच इज़ अबाउट द बाय, तो मुझे उसको हाई पे करना पड़ेगा। तो एक ट्रेड ऑफ है। तो मेरा हो सकता है अपने कोलीग्स के साथ इस बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। अगर हम सोसाइटी की बात कर लें या अपनी फैमिली की बात कर लें तो हम एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में है, और जहाँ पर हमारे पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है हमारे डिसीजंस पर। तो हो ये भी सकता है कि किसी के पेरेंट्स ये चाहते हो कि मेरा बेटा LLB करे, लेकिन बेटा चाहता है कि वो MBA की तरफ जाए। सो व्हाट टू डू कैन बी अ सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड टाइप है विच इज़ अबाउट द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट और द प्रोसीजरल कॉन्फ्लिक्ट, हाउ टू डू। अब हो सकता है कि हम इस बात पे इत्फाक करते हैं कि वी हैव टू गो फॉर द बाय स्ट्रेटेजी, दैट इज़ टू हायर द कॉम्पिटेंट पर्सन, लेकिन हाउ टू गो फॉर द हायरिंग प्रोसेस, कहाँ पर एडवर्टाइज करना है, स्क्रीनिंग के कितने मेथड्स हों, क्या हमने प्रोबिशन रखना है या नहीं रखना है, तो इस पूरे मैकेनिज्म के ऊपर भी कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो सकता है। इसी तरह से अगर इस बात पे इत्तेफाक हो जाए कि ठीक है कि हमने बच्चे को MBA ही करवाना है, लेकिन MBA ऑनलाइन कराना है या फेस टू फेस करवाना है और किस तरह से कराना है, उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, तो इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। सो दिस वन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट। इसी तरह से हमारी जो थर्ड कॉन्फ्लिक्ट है विच इज़ अबाउट द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, एंड इट्स अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द पर्सनैलिटी क्लैशेस। और रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपको इस बात का एहसास हो कि कोई बंदा आपको अच्छा ही नहीं लगता और आपको उसकी रीज़न भी नहीं मालूम, तो इसका मतलब है आप रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में है। अगर आपको किसी बंदे की आदतें अच्छी नहीं लगती, उसके बात करने का स्टाइल, तो इसका मतलब है यू आर इन अ रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। अब हर इंसान की प्रेफरेंसेस, प्रायोरिटीज़ मुख्तलिफ होती है। यानी हो सकता है कि आप इंतहाई एडवेंचरस हैं, आप इंतहाई सोशल हैं, और एक आपके साथ का दोस्त जो कि आइसोलेशन में रहना पसंद करता है। अब आइसोलेशन पे रहना तो यकीनन कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका मतलब है आप दोनों की पर्सनैलिटी इनकम्पैटिबल है। यानी उसको आपकी तरह होना पड़ेगा और आपको उसकी तरह होना पड़ेगा। और मैं एक बात यहाँ पे बताता चलूँ कि पर्सनैलिटी को चेंज करना इंतहाई मुश्किल है। यानी ईदर यू हैव इट और यू डोंट हैव इट। पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स को ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। एंड देन वी हैव द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट इज अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट ओवर द फंडामेंटल बिलीव्स ऑफ द पर्सन, द डीपली हेल्ड बिलीव्स ऑफ द पर्सन। यानी कि एक इंसान के कुछ रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, इंसान की पॉलिटिकल आइडियालॉजीज़ हैं, हर इंसान की एक रीजनल एफिलिएशंस होती हैं। और आपको पता है कि बुजुर्ग कहते हैं कि कभी भी पब्लिकली किसी से पॉलिटिक्स पर और उसके रिलीजन पर बात ना करो, क्योंकि कोई भी बंदा इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता और बात एस्केलेट ही होती चली जाती है। इसी तरह से आपकी एक रीजनल एफिलिएशंस है, और आपका रीजनल अगर कॉन्फ्लिक्ट है, जैसा कि हाल ही में
अज़रबैजान और आर्मीनिया की जंग हुई, और अब जब भी किसी सेटिंग में आर्मीनिया और अज़रबैजान का कोई बाशिंदा होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए किसी कॉन्फ्लिक्ट के कॉज का होना ज़रूरी नहीं है। उनके लिए सिर्फ यही बात काफ़ी है कि वो आर्मीनिया से बिलोंग करता है और दूसरा बंदा अज़रबैजान से। रिसर्चेस से ये बात सामने आई, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट एंड द वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट आर बैड। यानी पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट, अगर तो आपके पर्सनैलिटी क्लैशेज हैं या आप किसी बंदे के साथ पर्सनल हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट बेहतर नहीं है। These two types of the conflict can never result into the desirable organizational outcomes। और इसी तरह से वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, इंसान के डीपली हेल्ड बिलीव्स है, इंसान उनके बारे में ना सुनना चाहता है, ना जानना चाहता है, और इंसान चीज़ों को सुनते हुए भी कभी कन्विंस नहीं होना चाह रहा होता। इसलिए वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स आर बैड, और इसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी साइड हमारे पास टास्क एंड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट की है, जिसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि अप टू मॉडरेट और एवरेज लेवल द प्रोसेस एंड टास्क कॉन्फ्लिक्ट्स आर गुड। लेकिन अगर ये भी बहुत ही हाई लेवल तक चली जाए तो ये नामुनासिब है, और इसकी वजह यही होती है कि जब आप इस कॉन्फ्लिक्ट में एक हद से गुजर जाते हैं तो आप पर्सनल हो जाते हैं, एंड दीज कॉन्फ्लिक्ट्स इटसेल्फ टर्न इनटू द रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। और इसकी भी अगर हद बहुत कम हो तो समटाइम्स वी नेवर फील वी आर इन अ कॉन्फ्लिक्ट। तो एक एवरेज और मॉडरेट लेवल तक रहना इसका ज़रूरी है। अब ये बात मैं बताता चलूँ कि ह्यूमन रिलेशंस व्यू को मैनेज व्यू ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है, और मैनेज व्यू इसलिए कहा जाता है कि एज अ मैनेजर यू शुड हैव दिस स्किल टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट, और इसको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दें। और यकीनन आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द टास्क और मे बी ऑन द प्रोसेसेस। तो आप इसको सिर्फ चैनलाइज डायरेक्ट कर लें ताकि ये ऑर्गेनाइजेशनली डिज़ायरेबल आउटकम्स में आपके सामने आए। जैसे इट शुड रिजल्ट इनटू अ बेटर परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, अ क्रिएटिव आइडिया, और मे बी अ काइंड ऑफ द कंपटीशन। लेकिन टास्क एंड प्रोसेस कॉन्फ्लिक्ट ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, और इनको बहुत ज़्यादा बढ़ने ना दिया जाए, और एक मैनेजर में ये कॉम्पिटेंसी हो कि वो इसको आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करता रहे, चैनलाइज करता रहे। हमारा तीसरा पर्सपेक्टिव और द थर्ड व्यू अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट इज द इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। एंड इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव इज अबाउट कि कॉन्फ्लिक्ट इज गुड, सो अ मैनेजर शुड डू समथिंग टू जनरेट अ कॉन्फ्लिक्ट। और वजह इसकी यही है कि ख्याल ये किया गया कि इफ़ द एनवायरनमेंट इज़ स्टैटिक, और अगर इसमें किसी तरह का भी रिफ्ट नहीं है और चीज़ों को अगर कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेस को अवॉइड किया जाए, सो इट मीन्स वी आर नॉट हेडिंग टुवर्ड्स द बेटर आउटकम, द बेटर रिजल्ट्स। द रिजल्ट कैन बी द प्रोडक्टिविटी, अ क्रिएटिव आइडिया, और मे बी द ग्रुप हार्मनी। अब इसमें एक मैनेजर क्या कर सकता है? तो इसमें बुनियादी तौर पर मैं एक मिसाल दे देता हूँ कि अगर मैं एक मीटिंग में हूँ तो जहाँ पर हो सकता है किसी एक बंदे की ओपिनियन डोमिनेट कर रही है, तो मैं अपने बाकी जो मेंबर्स हैं ऑफ द मीटिंग उनको इनकरेज करूँ कि वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, और जो भी बंदा इस बारे में कोई राय रखे तो यकीनन उसके पास आर्गूमेंट ज़रूर होने चाहिए। So every time people would be coming with the strong justification, argument or opinion about whatever they have to say. So interactionist view में इस बात का ख्याल किया गया कि conflict should be there to some extent, और एक मैनेजर को चाहिए कि वो एक conflicting situation को create करके रखे ताकि लोगों में competition बरकरार रहे।